मुकाबला पुलिस मुकाबला या फिर कुछ और? तो फैसलाबाद में पुलिस की फायरिंग में 15 साल लड़के को जख्मी कर दिया। फरहान और फाहद जो है वो दूसरा रोड पर खेल रहे थे, तो पुलिस जब वहां पर पहुंची है तो उन्होंने उसको मशकूक समझकर उनके ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी है। मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। ये दिल्लू पर क्यों आ जाते हैं एकदम से पंजाब पुलिस के अंदर? बाकायदा कत्ल का मुकदमा जो है ये पुलिस के जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्वस थे उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। जिसने मारी है उसको लाओ, मैं उसको मारूं। माएँ तो वैन डाल रही हैं अपने बच्चों के जनाजों पे, दफना रही हैं, बदवाएं दे रही हैं। प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। फायज ने कहा, निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के जिए, जो चाहने वाला कभी तवाफ को निकले, नज़र झुका के चले जिस्मो जान बचा के चले। 22 जून थी, चौथा रोज़ा था, शाम 5:30 बजे का वक्त था। दो नौजवान लड़कों ने 14 से 15 साल जिनकी उम्र थी, रोज़ा रख के इस पार्क में, पीपल्स कॉलोनी के इस पार्क में कुछ टाइम किल कर रहे थे ताकि अफ्तारी का वक्त करीब आए। वो टाइम किल किस तरह कर रहे थे? अपनी सेल्फीज़ लेके, और ये सेल्फीज़ बन गई उनकी जान के लिए ख़तरा, जिसके नतीजे में इस इलाके के बदबख्त SHO ने उन बच्चों को आधा घंटा ऑब्जर्व करने के बाद ये समझा कि ये डाकू हैं और ये गन पॉइंट के ऊपर स्नैचिंग कर रहे हैं, जबकि वो एक खिलौना पिस्तौल के साथ अपनी तस्वीरें ले रहे थे। उस ज़हीन फतीन अकल के अंधे SHO ने आधे घंटा ऑब्जर्व करने के बाद उन दो बच्चों को बेरहमी से गोलियां मार दी। इस दर्दनाक और हौलनाक वाक़े के, जो कि दिन दहाड़े रचा गया, चश्मदीद गवाह ऐनी शाहिद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने वाक़या अपनी आंखों से देखा। इनसे बात करते हैं। 5:20 में नमाज असर के लिए हम 5 लोग गाड़ी में बैठ के वहाँ से उठे हैं। जब हम पार्क के पास आए तो हमने देखा कि बच्चे यहाँ खेल रहे थे, तो कुछ मूवी बना रहे थे, और ये गाड़ी इनके SHO साहब की ये बाहर बैठे हुए थे, उसके अंदर उनके गार्ड वगैरह भी बैठे हुए थे। पहले से 20 मिनट से तकरीबन वो वॉच कर रहे थे उन्हें। अचानक हमने देखा कि SHO साहब उतरे हैं और उन्होंने फायर कर दिया, ब्रस्ट मार दिया, और उस बच्चे को मारा है जिसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो बच्चा वहीं ढेर हो गया जिसको उन्होंने फायर लगाया है। उसके बाद बाकी 2 बच्चों के, एक और बच्चे के यहाँ जख्म हुआ है जी। कोई इंटीमेशन, आप ये जो मंजर देख रहे थे, इसके अंदर कोई ऐसा इनकाउंटर वाली सिचुएशन बनी? नहीं जी नहीं, कोई बंदा बशर ही नहीं था, कोई चरिंद परिंद भी नहीं थी उस वक्त हमारे सिवा और बच्चों के सिवा और SHO की गाड़ी के सिवा। यहाँ कोई लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था जी। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये 20 मिनट से अगर वो कुछ कर रहे थे तो उनको पकड़ते या कुछ करते। हम गुजर रहे थे, हमें क्यों नहीं लूटा? अगर वो डकैत थे, बिल्कुल नहीं थे। हम गाड़ी वहाँ लेके खड़े हो गए जी, हमारे सामने सारा। फिर इन्होंने इतनी अंधाधुंध फायरिंग की है जी। वो बच्चा ज़मीन पे तड़पता रहा, जिस बच्चे के यहाँ फायर लगा है वो भी खड़ा रहा यहाँ पे। अगर ये डाकू होते तो उस बच्चे को पकड़ते, वो बच्चा तो वहीं खड़ा था, थोड़ा सा जख्म लगा हुआ था। फिर वो बच्चा थोड़ा सा उधर, डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर ज़मीर साहब, उनके पास गए, इन्होंने नहीं पकड़ा। ये तीसरा जो था, जो भाग के गया था, ये उनके पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग की है, वो उनके पीछे चले गए। लेकिन जब ये उस बच्चे के पीछे गए हैं तो इनको 100% यकीन हो गया कि हमसे गलत फैसला हो गया जी, गलत हो गया बिल्कुल जी। बच्चा तड़प रहा था, बच्चे में जान थी, बच्चे में जान तड़प रहा। मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चे ने, जब इन्होंने एक बाजू और टांग से उन्हें दरिंदों की तरह उठाया तो बच्चा उठ के अपने कदमों पे चल पड़ा। 10 कदम पे इनकी अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी, बच्चा उठ के खुद उनकी गाड़ी में लेटा जी, बैठा खुद। जिंदगी और मौत का मामला खुदा ने अपने हाथ में रखा है। ये वाक़या जिसके अंदर पीपल्स कॉलोनी के, फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी के SHO ने 2 निहत्ते नौजवान बच्चों के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक हुआ, फरहान, और दूसरा बच्चा फाहद, जिसको मौजूदा तौर पे खुदा ने ज़िंदगी अतिया की। मौजूदा तौर पे उसकी ज़िंदगी बच गई।
गोली ने उसका जिस्म भी छुआ, लेकिन गोली उसे छू के निकल गई। वो हमारे साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है, हम उससे बात करते हैं। फहद, क्या हुआ उस दिन 22 जून शाम का वाकया, आप अपनी ज़बानी बताइए। जी सर, उस दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स थे और 2 कज़न थे। हम फोटोशूट पे गए थे, तो हमारे पास ये एक नकली खिलौना गन थी। फ़ोटोशूट कर रहे थे, तो फ़ोटोशूट करने के दौरान हमारे आगे कहते हैं गाड़ी रुकी, आगे EK वैगन गाड़ी रुकी और उसमें से मतलब बंदे 3-4 पुलिस वाले निकले। AK-47 थी गन। आप कितनी देर से फोटोशूट कर रहे थे वहाँ पे? तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा लगा लें। 20-25 मिनट। आप 4 लड़के थे जो फोटोशूट कर रहे थे? 5 लड़के थे। और उसी पार्क में थे? पार्क वहाँ पे थे, टफ टाइल्स जहाँ पे एंट्री नहीं होते पार्क के अंदर, वहाँ पे थे। क्या हुआ, पुलिस को क्यों इतना बड़ा मगालता हुआ, इतनी बड़ा कंफ्यूजन क्यों हुई कि उन्होंने स्ट्रेट फायर शुरू कर दी? जी वो हमें खुद भी नहीं पता। हम तो फोटोशूट कर रहे थे, फोटोशूट करने के दौरान हम पता भी नहीं कब गाड़ी आई है, एकदम से गाड़ी आई है हमारे आगे आके रुकी है, तो उसमें से मतलब निकलियाँ तो निकल के फायरिंग स्टार्ट कर दी। हमें रोका भी नहीं है, हमें वार्निंग भी नहीं दी, ना हवा फायरिंग भी नहीं की, पैरों में भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं रुका, निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी। 8 फुट कम से कम 8 फुट की दूरी से उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की थी। आपको गोली लगी, आप भाग गए वहाँ से या खड़े हो गए? फिर देखें, जब मैं भाग रहा था ना, तो मेरा ना पैर में आ गया था, मैं गिर गया था, तो मैं गिरने की वजह से मेरे ना झुक के निकल गया, बैलेंस आउट हुआ, तो गोली आपको सेंटर में नहीं लगी, साइड से टच करके चली गई। हाँ जी। आपका दोस्त फरहान कहाँ था? फरहान तो उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, हमने देखा भी नहीं था कि कब उसको उठा के लेके गए, कब नहीं। जावेद साहब, आप फैसलाबाद के एक कारोबारी शख्स हैं, ये जब वाक़या आपने सुना, आपको पता लगा, तो क्या आपके जहन पे क्या गुजरी, क्या ख्याल आया? मैं उस वक्त लाहौर में था जब मुझे फ़ोन आया घर से कि उन्होंने कहा कि उसको गोली लगी और उस दूसरे बच्चे को उठा के ले गए। मुझे ये नहीं बताया कि ये पुलिस वालों ने फायर मारा है, मुझे इन्होंने कहा कि उनको उठा के ले गए। मैं फिर जल्दी से मोटर में निकला, मैं इधर पहुंचा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इतने जाहल, हम इतने अच्छे अहदे पे SHO का अहदा बड़ा जिम्मेदाराना अहदा होता है, पूरे इलाके को उसने इंसाफ देना होता है, तो इतना मतलब कम अकल आदमी या जाहल आदमी को इन्होंने ये दी हुई है। ये सब सियासी बर्तियाँ की इन्होंने अपने मतलब कि जिन लोगों को मरवाना, बंदे अपने सब ने अपने लगाए हुए, अपनी मर्जी के बंदे। आपका माशाल्लाह जवान बेटा, आपके वहमो गुमान में भी था कि इस तरह का कोई वाकया आपकी औलाद के साथ हो सकता? नहीं, मेरे से पूछ के घर से गए, तीनों बच्चे मेरे पास से गए, मम्मा हम फोटो शूट करने जा रहे हैं। बस थोड़ी देर के बाद ये घर पे आया तो उसने मुझे सारा माना बताया, मामा हम उधर फोटो शूट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं चला, 4 आदमी गाड़ी से निकले, गार्ड लग रहे थे मुझे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी एकदम से, हम भागे, हमें समझ नहीं आई कुछ भी क्या हुआ, बस उन्होंने फरहान को उठाया, वो लेके चले गए। इसने मुझे जख्म दिखाया, मैं बेहोश होके गिर गई, मुझे कोई होश नहीं रही। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब उनको गन नजर आई है, उनको ये कैमरा क्यों नजर नहीं आया? इतना बड़ा कैमरा बच्चों के हाथ में फोटो शूट कर रहे हैं, क्यों नजर नहीं आया उनको? और गन भी जब उन्होंने देखी है तो वो दूसरी है गन, उसके बावजूद वो रुक नहीं रहे, फिर फायरिंग करी जा रहे हैं। कैसे लोग हैं ये? कैसा इंसाफ है हमारे पाकिस्तान का? जो मुहाफिज है हमारे बच्चों के, वो ही हमारे बच्चों को मारे हैं। हम किसके पास जाएं? हमारे बच्चों का कौन मुहाफिज है इस मुल्क में? ये है वो कैमरा जिसका साइज इतना है कि आप कहीं से भी दूर से कोई बंदा अगर इससे इमेजेस ले रहा है, पिक्चर्स ले रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज में किसी भी ज़ी-शऊर इंसान को, किसी 5 साल के बच्चे तक को ये रियलाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इस कैमरे के साथ गोली नहीं मारी जा सकती। इस कैमरे से अगर 14-15 साल की उम्र के लड़के तस्वीरें खींच रहे हैं
तो वो कोई डकैती नहीं डाल रहे होंगे। दुनिया में कोई ऐसा डाकू नहीं होगा जिसने डकैती के दौरान कैमरा रखा और उस कैमरे से अपने साथियों की तस्वीरें खींचे। इतने अंधे, इतने कुछ फहम, इतने जाहिल, इतने जानवर इंसान पुलिस के अंदर हैं। यह है अलमिया हमारा, ये नहीं होना चाहिए। हम फरियाद भी करें तो किन से, जिन्होंने इनको ला के हमारे सरों पे बिठा दिया। इतनी इनकॉम्पिटेंट पुलिस क्यों है? नहीं देखिए, नहीं ये देखिए, ये इनकॉम्पिटेंट की बात नहीं है, ये एरर ऑफ जजमेंट है। मैं पूछती हूँ कि अगर हमजा शहबाज के बेटे को या हमजा शहबाज को कुछ हो जाए और मैं ऐलान करती हूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, क्या आप वसूल करेंगे? फैसलाबाद में पुलिस की फायरिंग ने 15 साल लड़के को जख्मी कर दिया। जब उनको गन नजर आई है, उनको ये कैमरा क्यों नजर नहीं आया? FD के 3491 ये वो बाइक थी जिसके ऊपर फरहान और फाहद दोनों दोस्त फोटोशूट कराने के लिए गए। पुलिस के मुताबिक वो इस बाइक के ऊपर भाग रहे थे और इस बाइक के शॉक में एक गोली लगी है जो इस शॉक को चीरती हुई, आप देख सकते हैं, कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है, उसने चेसिस को भी चीर दिया। चेसिस के बाद जाके उसने हिट किया इंजन को और गॉड नोज इंजन के अंदर भी सुराख हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो जालिम गोलियां थीं जिसके ब्रस्ट मारे उन्होंने वहां पे फरहान और फहद के ऊपर, जिनके ऊपर उन्हें आधे घंटे की रैकी के बाद ये शक पड़ा उस बदबख्त SHO को कि ये डकैत हैं, जबकि वो बच्चे अपने घर अपने माँ बाप को बता के गए थे कि हम शूट करवाने जा रहे हैं। फरहान के अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। इफ्तिखार साहब, फरहान कौन सी क्लास में पढ़ता था, कौन से स्कूल में था? ये 9th में था, उसने 10 के पेपर दिए थे दार रकम स्कूल में। आपको ये इत्तला कब और कैसे पहुंची? ये इत्तला मुझे मिली है तकरीबन 7 बजे। ये मेरे भाई हैं बड़े, जवेद साहब, इनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि फरहान को उठा के ले गए और फाहद को अंकल जी गोली लग गई। तो मैं उस वक्त हैदराबाद में था, तो मैं, वो कहते हैं मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई भी, ये क्या हो गया। मैंने फौरी कॉल मिलाई है घर, मैंने अपनी मिसेज से बात की फ़ोन पे भी, क्या बात है, फरहान किधर है? तो इन्होंने मुझे बताया इस तरह उन्होंने पुलिस वाले ने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे को उसने वहाँ फेंक के तो खुद भाग गया वो। मेरे बेटे ने पता नहीं घंटे बाद, आधे घंटे बाद किसी हॉस्पिटल के अमले से फोन करवाया कि मेरी माँ को फोन करें, मुझे गोली लग गई है। मेरे बेटे ने फोन करा, मैं फटाफट वजू कर रही थी असर का, मैं वहीं गिर गई। मेरी बेटियों ने मुझे उठाया, हम हॉस्पिटल पहुँचे। मेरे बेटे ने यूँ करके मुझे देखा, तो उसको ड्रिपें लगाई हुई थी वो ग्लूकोज की। मैंने कहा बेटा, उसने देखा मेरी माँ आ गई है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहता मामा उन्होंने बड़ी ज्यादती की मेरे साथ। मेरे बेटे ने खुद मुझे बताया है, मेरी मामा मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। उस बेगैरत ने हमें पीछे से गोलियां मारी है मामा, हमने कुछ नहीं किया था, हमारे पास प्लास्टिक की बंदूक थी। हम मामा, आपको पता है ना कि मैं आपको बता के गया था कि फोटो शूट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा, आप मुझे बता के गए थे। मामा हमने कुछ नहीं किया मामा, उसने हमें पीछे से मारा है। मैंने कहा बेटा आपको उसने क्यों मारा? कहता मामा मेरी कोई गलती नहीं थी। कहता मामा जैसे मुझे गोली लगी मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा बेटा तो अच्छा अल्लाह खैर करेगा। कहता मामा आप टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे हौसले देता कि। मैंने कहा बेटा आपको
मुंह खुशक हो रहा है। कहता मामा मैं पानी डालूं, कहता मामा मेरा रोजा है, मामा मेरा रोजा है। मैं डॉक्टरों को दवाई देती रही, डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज करे, वो 2 पानी की ड्रिपें लगा के कहते हैं हम इलाज ही तो कर रहे हैं, इलाज करें। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बेटे का इतना ब्लड नीचे, इतने बड़े गद्दे रखे हैं उन्होंने इधर, फिर भी मेरे बेटे का इतना खून नीचे। मैंने कहा मेरे बेटे का खून निचड़ जाएगा, कहे पुलिस से कागज लेके आए, पुलिस वाले आपके पास फेंक गए, मैं कहाँ से कागज लाऊं, मुझे ना बताएं कहाँ से कागज लाने हैं। मैं कहूँ मेरे बेटे की ट्रीटमेंट करें। माँ जी आप जितना शोर कर रही हैं उतना है तो कुछ नहीं, आप ट्रीटमेंट ही तो कर रहे हैं। ट्रीटमेंट मैंने कहा मेरा बेटा नुचड़ जाएगा, खून निकल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ना ऑपरेशन थिएटर में लावारसों की तरह बाहर फेंक दिया। हाँ, जब मैं गई हूँ खून देखा, मैंने दवाई डाली, उन्होंने फटाफट खून साफ कर दिया। उधर से हम पे मुद्दा ना पड़े, हॉस्पिटल वालों ने भी सर आधी जान मेरी पुलिस ने ले ली, मेरे बेटे की आधी जान उन्होंने ले ली है। मेरा बेटा कहता है मम्मा तेरे बाप का फोन आया उसी वक्त, मामा मेरी बात कराएं, पापा आप आराम से आए, टेंशन ना लें। इफ्तिखार साहब आपकी बात हुई फरहान के साथ? जी मेरी बात हुई है। जब मैंने घर फ़ोन किया तो मुझे पता चला, तो उसने फ़ोन मुझे किया और मेरे साथ बात की है और उसने मुझे ये सारी चीज़ बताई है। इस तरह पापा जी मुझे पुलिस वालों ने गोली मारी। मैं जब बात कर रहा था उसकी आवाज़ में तकलीफ कर्ब था? नहीं, उस वक्त वो बिल्कुल फ्रेश था, वो मुझे तसल्ली दे रहा था, पापा जी आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 15 साल का बच्चा वो मुझे तसल्ली दे रहा है, बजाय कि मैं उसको तसल्ली देता, बेटा आप हौसला रखो मैं आ रहा हूँ। नहीं, वो मुझे तसल्ली दे रहा भी आप पापा जी टेंशन नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ, आप आ जाए। मैंने बोला बेटा ये कैसे हो गया? कहता बेटा बाबा जी आप सब आ रहे हैं, सुबह आएंगे, मैं आपको सारी बात बताऊँगा जो हुआ मेरे साथ। पर सुबह तक पहुँचे नहीं हम। घर का सारा निज़ाम वो मेरा बेटा चलाता था, सारा बाहर के अंदर का, बहनों को छोड़ के आना स्कूल, भाई को छोड़ के आना, उनको ट्यूशन से लेके आना, माँ के साथ बाजार जाना। मैं अक्सर कहूँ घर से बाहर होता, मेरा काम ही ऐसा है फील्ड का कि मैं 2 दिन घर हूँ 4 दिन बाहर हूँ, तो वो मुझे फिक्र नहीं होती थी कि मेरा बेटा घर है, वो सबको संभाल रहा है। मकसद ये चीज़ दहशत गर्दी की आप इंतहा देख लें, भी बच्चे हैं, वो अंधा नहीं है, दिन का टाइम है, रात नहीं है। शाहिदीन ने बताया 20 से 25 मिनट वॉच किया उसने। ठीक है सर जी, मकसद यही चीज़ है कि वो अंधा नहीं है, बच्चों का उसके बच्चे नहीं है, उसको उसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है ये मेरे बच्चों जैसा, मैं क्या करने लगूँ, 2 थप्पड़ मार ले उसके ऊपर, बिठा ले, उनको पकड़ ले भी यार मैं ये कर रहे हैं, मैं इनको ले जाऊं कहीं, हम जाएं उसको ले आए जा। कहता है मामा इनको नहीं पता मेरा दादा फौजी था, हम लोगों ने इस सरजमीन के लिए अपने सीनों पे तमगे सजाए हैं, हम ऐसे काम कर सकते हैं। मैं खुद फौज में जाकर शहीद होना चाहता था, हम ऐसे काम कर सकते हैं। ये पुलिस वाले कितने गलत इल्जाम लगा रहे हैं अपना गुनाह छुपाने के लिए। मेरे बेटे ने मुझे वहाँ ये बात कही है, मेरा बेटा शहीद हुआ, कलमा पढ़ के मरा है, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे सामने उसको कहे अपना बेटा खड़ा करे, जहाँ मेरा बेटा खड़ा था वहाँ उसको गोली मारे जैसे मेरे बेटे को मारी थी। और फिर मैं पूछूं तुम्हारा कलेजा फटता है, तुम्हारे किस सीने में आग लगती है, तुम्हारा पेट कटता है, तुम्हारी अंदरियां कटती है, तुम्हारा कलेजा जिगर, तुम्हारा कलेजा मुंह को आता है। मैं उससे पूछूं, उस बंदे से, मुझे मेरे सामने लाए, मैं उसको बेटे को गोली मारती हूँ और फिर मैं पूछती हूँ कि मैंने गोली मारी है, अब क्या गुजरी है तुम्हारे पे, जैसे मेरे पे गुजरी थी उतनी गुजरी है कि उससे कम है कि उससे ज्यादा है। मेरे बेटे का नेमुल बदन रकम नहीं है, रकम अल्लाह ने मुझे बहुत पैसा दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, पैसे की मुझे टेंशन नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट की इमदाद पे मैं लानत भेजता हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये अपने पास रखें, मैं कमा लूंगा, मैं हलाल की रोजी कमाता हूँ और मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे इनके पैसों की जरूरत नहीं है, अपने मुझे पैसे की टेंशन नहीं है। ये नहीं चाहिए। जी मेरे बेटे का जो है ना वो क्या कहते हैं, मूल ना लगाए, नहीं खानी भी। मैं अपने बेटे को जनाब पहले मैं इन दरिंदों के हाथों मैंने मरवाया और फिर मैं इनसे रकम लूँ, ये मैं कभी सोचूंगा नहीं। उस बंदे को लाएं, उसको कहें अपना बेटा खड़ा कर, उसको मैं गोली मारूं, फिर मैं ऐलान करती हूँ जो मेरी हैसियत होगी मैं दूंगी, मंजूर है। उसको कहे ना, शबाशी साहब को कहना ऐलान किया है ना, वो आपका क्या लगता था, उसके लिए आपने कहा कि उसको हम ऐलान करते हैं इतने पैसों का, उसको तो पहले लाएं। ऐसे बंदे इस फोर्स के काबिल हैं, पहले आप मुझे ये बताएं, जो जिस सीट के काबिल ही नहीं है उसको कैसे आप लोग प्रमोट करते हैं, कैसे आप लोग यहाँ तक लेके आते हैं, ऐसे बंदों को कैसे करते हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा? ये अंधा कानून है, अदालतें अंधी हुई हैं, कानून जो लोग मुहाफिज हैं वो कातिल बन गए हैं। कानून अंधा है, हुकूमत अंधी है, हुकूमत चलाने वाले अंधे हैं, जो नोटिस लेते हैं मौत की कीमत लगाते हैं। और इस दफ़ा तो मौत की कीमत भी ज़्यादा लगाई, पहले 5 लाख रुपया मिलता था मरने पे, अब तो 20 लाख रुपए का ऐलान हुआ है।
और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने आपके सामने रखे कि ऐलान तो किया लेकिन उनको दिए नहीं, क्योंकि वो फोटो सेशन और अखबारी खबरों के लिए वो ऐलानात किए गए। लेकिन ऐ काश कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जिनकी तरबियत ऐसी हो कि उन्होंने अपने हाथ की कमाई पे को तरगीब दी, उसको फौकियत दी, इंशाल्लाह और खैरात के पैसों पे अपने बेटे की खून की दियत के पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं मियां शहबाज शरीफ से पूछती हूँ कि अगर उसके मेरे बेटे नाम ही हमजा है, छोटे बेटे का नाम मेरे का नाम हमजा है, मैं पूछती हूँ कि अगर हमजा शहबाज के बेटे को या हमजा शहबाज को कुछ हो जाए और मैं ऐलान करती हूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, क्या आप वसूल करेंगे? इसका जवाब सिर्फ मियां साहब ही दे सकते हैं। जी दे मुझे मियां साहब, मैं जवाब चाहती हूँ। सवाल एक मकतूल की मां ने मियां साहब से पूछा है। नाज़रीन, हम लोग की बदकिस्मती यह है कि हमारी हिफाजत में मामूर पुलिस हमें जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर गोलियां मारती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो मसीहा जिन्होंने हमारी जानें बचानी है, जो अस्पतालों में सरकारी खजाने से तनख्वाहें लेते हैं, वो हमारा इलाज नहीं करते कि पुलिस जब तक नहीं आएगी हम कुछ नहीं करेंगे। ये खबर, इस जाली पुलिस मुकाबले की खबर जब समा न्यूज़ के ऊपर नशर हुई तो फिर 6 घंटे के बाद जाके मरहूम फरहान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ये खबर रिपोर्ट की समा न्यूज़ ने, और समा न्यूज़ के जिस रिपोर्टर ने ये खबर रिपोर्ट की, सीसीटीवी फुटेज एयर की, मुदस्सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस केस के बारे में मज़ीद तफसीलात लेते हैं। मुदस्सर, कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब इस केस में क्या पेशरफ्त है और ये केस कहाँ तक पहुँचा है? इमरान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि पुलिस गर्दी की मिसाल ऐसी कभी भी नहीं मिलेगी आपको। कल भी जब उसे बुलाया गया कोर्ट में, तो कोर्ट में पुलिस को मीडिया कवरेज से रोका गया, बाकायदा रिपोर्टर्स को धक्के दिए गए, कैमरामैनों को भी धक्के दिए गए और भारी प्रोटोकॉल के साथ जो है SHO को कोर्ट में लाया गया। जबकि एक मुलजिम को कोर्ट में इतने प्रोटोकॉल के साथ कभी भी नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसे बगैर हथकड़ियों के लाया गया और फ्रंट सीट पे उसे बिठाया गया। पुलिस का सॉफ्ट कॉर्नर है अपने साथी पेटी भाई के साथ, पुलिस उसे खुद जो है प्रोटोकॉल भी दे रही है और उसे बचाने की भी कोशिश कर रही है। आज भी इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए जब हमने CPO से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी कॉल अटेंड नहीं की। करंट सिचुएशन ये है कि CPO के कहने पर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन, एक SP, 2 SP थे और उन्होंने जो अभी रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक SHO बिल्कुल गिल्टी है। रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक हमें पता चला है कि उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि वो बाआसानी बच्चों को पकड़ सकता था। मुदस्सर, हॉस्पिटल के अंदर आपने क्या क्या मनाजिर देखे? अगर हम ये कहें कि पुलिस की अगर 75% गफलत है तो डॉक्टर हजरात की 100% गफलत है। तकरीबन जो है 6 घंटे के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इलाज उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो वो बच सकता था। ऐसी गवर्नमेंट की इमदाद पे मैं लानत भेजता हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं पूछती हूँ कि अगर हमजा शहबाज के बेटे को या हमजा शहबाज को कुछ हो जाए और मैं ऐलान करती हूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, क्या आप वसूल करेंगे? नाजरीन, पुलिस जिसका काम अवाम के जानो माल का तहफ्फुज करना है, वही जब मासूम गलियों और मोहल्लों में खेलते हुए बच्चों को कत्ल करने लगे तो फिर ये सिसकती और बिलकती हुई माँ इंसाफ के लिए भला कहाँ जाए। पुलिस की बेहिसी और इखलाकी गिरावट का अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि पुलिस मुल्जिम को करार वाकई सजा दिलवाने की बजाय अपने पेटी भाई को बचाने के लिए सरकर्दा है। टीम हमलों की अनथक मेहनत के बावजूद पुलिस ने मीडिया को मुल्जिम तक रसाई देने से इनकार कर दिया। एक लंबी जद्दोजहद और पुलिस के धक्के खाने के बाद SP जमील मलिक ने बात करने के लिए हामी भरी। जमील साहब, जो कमेटी ने रिपोर्ट तश्कील दी है उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स फॉरवर्ड की गई हैं?
उसमें फाइंडिंग्स ये थी कि जिस तरह आपके सामने फर्स्ट FIR जो उसके कंटेंट्स हैं उससे हमने इत्फाक नहीं किया कि अगर आप इसके कंटेंट्स देखें तो उसमें कहा गया इसको खालिस्तान एक पुलिस मुकाबला कहा गया। इससे हमने इत्फाक नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं, हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ हैं। तो हमारी फाइंडिंग्स के बाद फिर जो मकतूल था उसके मुद्दइयों के कहने पे, उसके पेरेंट्स के फैमिली के कहने पे एक दूसरी FIR लॉन्च हुई। वो क्या दिमागी तौर पे वो किसी और इख्तिराम में था, क्या नशे में था जो उसको पता नहीं लगा और इस तरह का उसने एक्ट किया, जबकि रमज़ान में तो वैसी बड़ी डुसाइल हुई होती है इंसानी रूह रोज़ा रखने के बाद। एग्जैक्टली ऐसा है। इसको आप कह सकते हैं कि उससे जजमेंट में गलती हुई। जैसे उनका भी ये मौक़िफ़ है, जो मुद्दई हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि बच्चे वहाँ पे मसनूई असले के साथ खेल रहे थे। अब उसकी जजमेंट की गलती थी कि वो ये नहीं समझ सका कि ये बच्चे हैं और ये मसनूई असले के साथ खेल रहे हैं। माज़ जमील साहब, फिर मुझे ये सवाल करने दीजिए कि ऐसे ऑफिसर के ऊपर और ऐसे डिपार्टमेंट के ऊपर जो SHO को इतनी तरबियत नहीं दे सका कि उसने जज कैसे करना है और उसने मासूम बच्चे को मार दिया। अब वो क्या कहता है कि उसने ये जो घिनौना एक्ट किया है जिसके अंदर आपकी अपनी फाइंडिंग है कि वो उनको अरेस्ट कर सकता था, वहाँ पे फायर करने की ज़रूरत ना पेश आती, उसने क्यों किया? आपको क्या समझ आती है एज ए पुलिस ऑफिसर? साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में था, क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने ये एक्ट किया? आई गेस कि वो उस मौके का ठीक तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सका जो उसको लगा लेना चाहिए था, और वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने डिसीजन कथा कराने के लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप भी अपने यूनिफॉर्म भाई को जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं उसको। मैं उस देखें, ये मुद्दइयों का अपना कहना है कि उनकी SHO के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो शरीफ लोग हैं, ना वो SHO को जानते हैं, ना वो कभी थाने आए, ना ही SHO उनको जानता था। कोई इनेमिटी, कोई ऐसी चीज़ इसमें हमें नज़र नहीं आई है। सच बताइएगा, आपको कितने % यकीन है कि इस बदबख्त SHO को सज़ा मिलेगी? मुझे 100% यकीन है अपने एंड पे, क्योंकि हम तमाम लीगल प्रोसेस को, हर चीज़ को हम फॉलो करेंगे। और एक बेगुनाह की ज़िंदगी गई है, उसका जवाब हमने ना सिर्फ ये है कि उनकी फैमिली को देना है बल्कि खुदा को भी देना है। तो हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ करें और उसके बाद मुझे मुकम्मल यकीन है इसको सज़ा भी मिले। बाईस जून की शाम फरहान को कत्ल कर दिया गया, जबकि उसके दोस्त फहद को जख्मी। और ये किसने किया? ये किसी डाकू डकैत ने नहीं किया, बल्कि फैसलाबाद के इलाके पीपल्स कॉलोनी के SHO ने किया। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम हाजिर हुए हैं पंजाब के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह साहब के पास। राना साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये जो वाक़या हुआ है आपके अपने शहर में, इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं और इससे क्या कंसीव करते हैं? ये वाक़या जो है, इसकी बुनियाद जो है वो अब तक की जो तफ्तीश है वो गलतफहमी की बुनियाद पे है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में वो जो SHO है उसकी कोई प्री इंटेंशन, यानी कि वो इनको जानता हो, उसकी कोई मुखालफत हो, कोई उसकी एनिमिटी हो और उसको उसने ज़हन में रख के जो है इस चीज़ को बहाना बना के, ऐसा कोई, यानी ऐसा कोई पहलू अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। और जो बच्चे के जो वालिदैन हैं उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसा पहलू अलैज नहीं किया। तो वहाँ पे ये बच्चे जो हैं, ये जो वो खिलौना पिस्टल शूट कर रहे थे, जो कि यानी आजकल वो कुछ बने भी इस तरह से हैं कि वो एक आम आदमी का हाथ में पकड़ा हो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो जेन्युइन हथियार है, और इन हथियारों से बाद जो है वो वारदातें भी हुई हैं। तो वो जो शूटिंग का एक प्ले है वहाँ पे वो कर रहे थे, उनके हाथों में वो हथियार थे और उसके मुताबिक जो है वो कर रहे थे, लेकिन दैट ऑल वाज ए प्ले, वो कोई वारदात नहीं थी। वहाँ से एक चौकीदार जो है उसने टेलीफोन किया है इसको SHO को, और उसने कहा कि यहाँ पे तो डाकू जो है ये लूट रहे हैं लोग। अब इस SHO को चाहिए था कि वहाँ पे आके तो ये उनको वार्न करता या को हवाई फायर करता या उनको पकड़ने की कोशिश करता। उसने स्टेट में जो आगे जो है वो जब देखा कि सामने वो जो है वो प्ले कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, तो उसने उनके ऊपर जो है वो फायर खोल दिया। अच्छा, उससे 2 बच्चे जो है वो जख्मी हुए।
पुलिस ऑफिसर, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसकी इतनी इनकॉम्पिटेंसी कि वो एग्जामिन ही नहीं कर पाया, वो फोर्स ही नहीं कर पाया, अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि ये कैमरा इतना बड़ा सा पकड़ के एक लड़का तस्वीरें खींच रहा है, 3 लड़के आगे पोजेस दे रहे हैं, तो ये शूट कर रहे हैं, ये डकैती नहीं है। ये पुलिस की अब ये तो उसकी जो है ना वो अब उसकी एक्सप्लेनेशन है कि उसने कैमरा नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, इतनी इनकॉम्पिटेंट पुलिस क्यों? नहीं देखिए ये इनकॉम्पिटेंट की बात नहीं है, ये एरर ऑफ जजमेंट है। लेकिन ये एरर ऑफ जजमेंट की गरीब के बेटे की जान ले नहीं, गरीब एक एरर ऑफ जजमेंट की बुनियाद के ऊपर एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें गरीब लोगों की या अमीर लोगों की जान तो चली जाती है। जान जो है वो तो अपनी जगह पे कीमती चीज़ है, लेकिन ये है कि अगर ये साबित ना हो या ना हुआ कि उसका कोई प्री इंटेंशन थी इस वाक़े से पहले, तो फिर ये बहरहाल नाअहलियत हो सकती है, हमाकत हो सकती है, एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है। लेकिन जहाँ तक इस बात आपके तो मौक़िफ़ से लग रहा है कि यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट SHO। नहीं, मैं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो जो बच्चा हलाक हुआ है, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सारा उसी के लिए है। फिर तो आपको कहना चाहिए था कि उसको इबरत का निशान बनाएंगे आप। बात ये है कि आपके कहने से तो कोई इबरत का निशान नहीं बनेगा, ना मेरे कहने से बनेगा। सज़ा उसको अदालत देगी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 302 का मुकदमा ही दर्ज किया गया है। पुलिस के अंदर हमारे एक सख्त लफ्ज़ है, एक एटीट्यूड है अवाम को लेके, एक रऊनियत, एक फ़िरौनियत है अवाम को लेके। क्या वजह समझते हैं आप, क्यों है ये नहुसत किस वजह से है? ये और जहनियत जो है, ये करप्ट जहनियत कहाँ नहीं है? क्या ये मीडिया में नहीं है? क्या ये सियासतदानों में नहीं है? क्या ये डॉक्टरों में नहीं है? क्या ये इंजीनियर में नहीं है? कहाँ पे नहीं है? फरहान को शाम 5:30 बजे गोली लगी और उसके बाद इस सारे प्रोसीजर में उसको बचाया जा सकता था, लेकिन फैसलाबाद के डॉक्टरों और हस्पताल ने उसको लेने से इनकार कर दिया। पुलिस केस कह के वो पुलिस से कागजात मंगवाते रहे, जिसकी वजह से फरहान एक्सेसिव यानी ज़्यादा खून बहने से रात 12:06 पर एड़ियाँ रगड़ कर जाँ बहक हो गया। उस बच्चे को, उस गरीब ख़ानदान के बड़े बेटे को बचाया जा सकता था, लेकिन रियासती मशीनरी की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा ना हो सका। इस हवाले से बात करने के लिए हम ख्वाजा सलमान साहब के पास हाजिर हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि जब आपके पास इंतहाई ज़ख्मी कंडीशन के अंदर मरीज़ लाया जाए तो आप पुलिस केस के या पेपर्स के बगैर उसको फर्स्ट एड दें ताकि उसकी जान बचाई जा सके। फिर क्या वजह है इस कानून को, इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता? SOP देखिए मौजूद है हर अस्पताल की इमरजेंसी में। कोई ट्रॉमा पेशेंट आए, कोई ऑर्थो पेशेंट आए, किसी का फ्रैक्चर है या बुलेट इंजरी है या कोई भी वजह है, उसको फौरी तिब्बी इमदाद देना ये तो जिम्मेदारी है इमरजेंसी का हॉस्पिटल की। वो पुलिस केस है, ये बात की बात है, उसके साथ कोई है, ये बात की बात है, उसकी पर्ची बने, ये बात की बात है। अगर हम इसमें वक्त ज़ाया कर देंगे, ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और जिस तरह आपने सवाल में कहा कि अगर उसको वक्त पे तिब्बी इमदाद मिल जाती तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। आप जब ये वाक़या मेरे नोटिस में लाए हैं, मैंने इसकी जो मज़ीद तफसील ली है, उसमें डिपार्टमेंट का अस्पताल का मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ है। मुझे ये बताइए, डॉक्टरों का खदशा क्या है, ख़तरा क्या होता है, इतने रिलक्टेंट क्यों होते हैं, जबकि उनका काम तो मसीहाई है, उनका काम तो ज़िंदगी बचाना है। डॉक्टर की जो अक्सरियत है वो तो मेहनत भी करते हैं और अपने ज़िम्मेदार का मुजाहरा भी करते हैं, मगर बाज़ अंसर उनमें ऐसे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कि जिनके 1, 2, 4 के रवैये की वजह से सारी जो मेहनत होती है पूरे डॉक्टर्स की और उनका मसीहाई की, वो ख़राब होती है। फैसलाबाद का जो पर्टिकुलर वाक़या है, इसको मज़ीद मैं समझता हूँ प्रोब होना चाहिए, क्योंकि एक मौक़िफ़ है जो मुद्दइयों की तरफ से सामने आ रहा है, एक मौक़िफ़ है जो अस्पताल के सामने आ रहा है। इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसको हम कल ही इसका ऑर्डर मार्क कर देंगे। और हम फैसलाबाद से नहीं, फैसलाबाद के बाहर से सीनियर प्रोफेसर्स की एक टीम तरतीब देंगे, वो लवाहिकीन को भी मिले, वो डॉक्टर्स को भी मिले, वो मीडिया के दोस्तों को मिले, ताकि जो असल रैशनल हक़ाइक़ हैं वो सामने आएँ, और अगर उसमें किसी कोताही है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जज़ा और सज़ा के बाद कभी सिस्टम बेहतर नहीं। जिन डॉक्टर्स ने उसको, उस बच्चे को धुतकारा ऐसी सिचुएशन के अंदर जब उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसकी माँ वहाँ पे आहो बका पुकार रही है, उनको चिल्ला रही है, रो रही है, बच्चा दर्द के मारे एड़ियाँ रगड़ रहा है,
उन डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर्स के खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई, इसमें हमने कानून साजी की थी 2012 में, हेल्थ केयर कमीशन आ गया है और उस अदारे का बुनियादी मकसद यही है कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू हो। अगर हेल्थ केयर कमीशन रिकमेंड करे तो फिर उस पर फौजदारी मुकदमा बन सकता है, चूँकि डॉक्टर की इंतहाई पढ़ा लिखा है और उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो बहुत मेहनत करते हैं, मगर बाज़ ऐसे अनासर और माशरे में भी है, वो मेरे कबीले में भी है और बाकी कबीलों में भी है, उन 2-4-10 की वजह से बाकी लोग बदनाम होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस आलीशान इमारत के अंदर बैठे हुए लोग क्या हम लोगों को इंसाफ देने के लिए संजीदा भी हैं, या हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो कि किसी भी जमहूरी मुल्क के आवाम का बुनियादी हक है, वो ये देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं या नहीं? इसका जवाब हम लोग जानते हैं, ये नहीं तैयार। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में ये हमें इंसाफ दें, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें। अपने मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इस आलीशान वज़ीर आला के सेक्रेटेरिएट लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।